चलिए दोस्तों, हम आपके लिए फिर से रिवीजन टेस्ट पेपर लेके आए हैं। क्लास नाइन्थ के लिए नाइन्थ के बच्चों के लिए रिवीजन पेपर लेके आए हैं, जो कि सोशल साइंस का पेपर है। चलिए दोस्तों, आपके लिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आप चाहते हैं अपने दोस्तों को वीडियो मिले तो आप शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर संविधान सभा किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके मधुरम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके उसे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गरीब नागरिकों के हितों के रक्षा करने एक मूल ढांचा होता है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लेके आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालिक कारण। फ्रांस की क्रांति सन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्तिल की घटना से शुरू हुई थी। फ्रांस एक वर्ग पादियों, संतानों और उच्च पदों के अधिकारियों जो वैभव और विशालतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, वही साधारण वर्ग की दशा बद से बदतर किए थे। राजा की निरंतर क्रूरता, दुर्व्यवहार एवं कुशासन से फ्रांस की साधारण जनता अब ऊब चुकी थी, जिसे परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी को फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां एवं रानी मेरी अंतोह की मौत के घाट उतार दिए गए। फ्रांस की क्रांति के कारण राजनीतिक, राजा की निरंकुशता, अयोग्यता, शासन, अर्थव्यवस्था शासन से फ्रांस की जनता त्रस्त थी। धनी पादरी, संपन्न एवं उच्च अधिकारी राज्य की करों से मुक्त थे, वहीं निम्न करों के बोझ से दबी थी। आर्थिक कारण। इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने के कारण राजकोष खाली होता जा रहा था, विदेश कर्ज बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति के लिए प्रेरित किया। सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग के कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी व उच्च धर्माधिकारी आते थे। उच्च पादरों वर्ग विशेष अधिकारियों से युक्त थे। फ्रांस की जनता इस वर्ग के शोषण से अब ऊब चुकी थी और फ्रांस के लिए प्रेरित हो गई। अब आते हैं अगला प्रश्न 13। स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम। अनाज की कमी को देखते हुए रूस में स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के समूहीकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि उनका यह मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। इसलिए राज्य के नियंत्रण में छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन छीनकर एक विशाल जमीन का टुकड़ा बनाया जाता था। राज्य की सभी किसानों को मजबूर करती थी कि सामूहिक खेती करें। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करनी ही स्टालिन की सामूहिक प्रक्रिया कहलाया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लेके आ रहे हैं हम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक देखिए। 14 का नंबर 1, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियां प्रणालियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्गों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ निक्षेप हुआ, इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। अगला नंबर 2, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर से लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है।
यह भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में 2 आबों की जनसंख्या बहुत अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य में व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक स्वस्थ कर्मचारी अधिक कार्य कर सकता है क्योंकि उसकी स्वास्थ्य उसे इसके लिए सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। स्वस्थ व्यक्ति जीवन की समस्याओं से आसानी से लड़ सकता है। अगला पॉइंट नंबर 5। स्वस्थ व्यक्ति के काम करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। अगला पॉइंट नंबर 5। पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए, मानव का विकास शिक्षा एवं स्वास्थ्य से विकसित होता है, जिससे मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। HIV लीच का उपयोग करके भी एक ही भूमि पर अत्यधिक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उर्वरकों का उपयोग करके तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक जैसे रसायनों का उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक मशीनों जैसे ट्रैक्टर, संयोजक, क्रेशर, ड्रिलिंग मशीन, मोटर्स आदि का उपयोग करके भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बिजली चालित नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण, पालमपुर में पारंपरिक किस्मों से उगाई गई गेहूं और पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, परंतु HIV बीजों के उत्पादन से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा हुआ जा रहा है, लेकिन आप उबिएगा नहीं, हम आपका पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए चल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। सन 1793 से 1794 तक के हाल को आतंक का युग कहा गया है। रोबेस्पियर जैकोबिन का नेता, इन्होंने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। न्याय यदि उन्हें दोषी पाता तो मिलिट्री पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों का अत्यधिक सीमा तक तय कर दी। महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। रोबेस्पियर ने जीतियों को अपने सख्ती से लागू किया और उनके सार्थक करने लगे। जुलाई सन 1794 न्याय द्वारा उसे दोषी करार गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मझोले और बड़े किसान अपनी खुद की बचत से या बैंकों के से कृषि के लिए पूंजी प्राप्त करते हैं। वे वर्ष प्रति वर्ष की बचत को जोड़कर अपनी स्थिति पूंजी में भी बढ़ाते हैं। दूसरी ओर छोटे छोटे किसानों को कृषि के लिए पूंजी हेतु बड़े किसान गांव के साहूकार या व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। विचार, मत, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। पद और अवसर का समानता देना। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित
करने वाली बंधुता स्थापित करना। आवश्यक तंत्र उद्घोषणा करती है कि भारत में संभुता प्रदान के लोगों के समाहित है। उद्घोषित करती है कि भारत भारतीय राज्य की प्रकृति संभुता समाजवादी पक्षनिरपेक्ष लोकतंत्र गणतांत्रिक। उद्देशित करती है कि भारत के लोग उद्देश्य न्याय स्वतंत्रता समानता प्राप्त करना है तथा संगुत्व की भावना का विकास करना है। उद्घोषित करती है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। लोकतंत्र में एक दूसरे के अंतरों का सम्मान करते हुए उन्हें काम करने का प्रयास करना चाहिए। जनता के पास यह अधिकार होना चाहिए कि यदि उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अपना काम सही तरीके से न करे तो उसे वापस बुला लिया जाए। लोगों के बीच मौजूद सामाजिक एवं आर्थिक समानताओं को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों और पंडितों को उचित अधिकार उपलब्ध कराने चाहिए। निर्वाचित नेताओं को नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सभी के लिए समान अधिकार उपलब्ध हो। धर्म जाति रंग व लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव न किया जाए। सरकार को जनता के सवालों का सही उत्तर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अर्थशास्त्र में चाहे किसी प्रकार की हो उसे आवश्यक रूप से कुछ सामान्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। कैप्स के अनुसार प्रत्येक अर्थशास्त्र की मौलिक निर्णय लेने होते हैं। उनके अनुसार निर्णय प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार उत्पादन किया जाए, उसे किस प्रकार उत्पादित किया जाए, उत्पादन में कौन प्राप्त करेगा। निश्चय ही ये तीनों समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का चाहे जो रूप हो, क्या उत्पादन की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हो या विकसित, उसके साधन लोगों की भी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होंगे। उदाहरण, भारत में सभी लोगों के लिए मकान नहीं है। उदाहरण जैसे उत्पादन कैसे किया जाए, वस्तुओं के उत्पादन से उनके ढंग होते हैं। इसके लिए उत्पादन की रीतियों के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। अवश्य उदाहरण, हम जानते हैं कि कृषि एक तरीका है। यह हो सकता है कि भूमि प्रधान हो। उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाता है। प्रत्येक अर्थशास्त्री के सामने तीसरी महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। राष्ट्र में कुल उत्पादन विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों के लिए बंटवारित है। कर नीतियाँ, सरकार की नीति का वास्तु रूप से मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार किसी वस्तु पर अधिक कर लगाती है तो वस्तु महंगी पड़ जाती है, पूर्ति कम होती है। तकनीकी ज्ञान होने से विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति में निरंतर वृद्धि होती है। तकनीकी सुधारों से वस्तुओं की लागतें नीची हो जाती हैं और उत्पादकों का लाभ बढ़ जाता है, इसलिए वे वस्तुएं भी पूर्ति की जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। स्थानांतरित वस्तुएं होती हैं जब किसी वस्तु का प्रयोग किया जाए, वस्तु के अभाव में किया गया है तो उसे स्थानांतरित वस्तु कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, गुड़, चीनी आदि। जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो दूसरी स्थानांतरित वस्तु की मांग बढ़ जाती है। स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य एवं मात्रा धनात्मक संबंध होता है। स्थानापन्न वस्तुएं कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं में वस्तुओं वृद्धि से एक दूसरे की कीमत में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 24। वस्तु विशेष की कीमत अन्य घाटे यथावत रहने पर ऊंची कीमत पर वस्तुओं को बेचना अधिक लाभप्रद होता है। इसलिए विक्रेताओं के लिए यह स्वाभाविक है कि वे ऊंची कीमत पर वस्तुओं को अधिक मात्रा बिक्री के लिए प्रस्तुत करें। अन्य वस्तुओं की कीमत वस्तु विशेष की बिक्री से लाभ की मात्राओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए टेरिकॉट और रेशमी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। उत्पादन के साधनों की कमी। यदि उत्पादन के साधनों की कमी बढ़ जाती है तो वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और पूर्ति में कमी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके सभी सब्जेक्टों के रिवीजन पेपर ला रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद। थैंक यू।